हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। और इसमें पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा हुआ था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बाद हमने उसके ग्राफ के बारे में यहाँ पे पढ़ा हुआ था। एक जगह पे इसमें मिस्टेक था, कोइंसिडेंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैंने गलती से यहाँ एक्स लिख दिया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये जो हमारे पास है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और कोइंसिडेंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस था, यहाँ पे एक्स गलती से लग गया था। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फिर उसका हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फिर हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके ग्राफ बनाया हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहुँचे हुए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के ऊपर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देखो अगर आप दो लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल्स में लेते हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, अगर आप उसका पेयर लेते हो मतलब दो लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैं दिखाता हूँ किस तरह से हो सकता है। यहाँ पे उसकी जनरल फॉर्म लिखता हूँ पहले। जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म इस प्रकार की होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर क्या होता है, a1 b1 साथ में 0 नहीं होंगे, a2 b2 साथ में 0 नहीं होंगे। वो तो जब मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाया था उसी समय बताया था, ठीक है। सो हमारे पास टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अगर हम कितनी लीनियर इक्वेशनें लेंगे, दो लीनियर इक्वेशनें दो वेरिएबल्स में लेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका सोल्यूशन होता है एक्स और वाई की वैल्यू जो दोनों इस पूरे पेयर को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक को सेटिस्फाई करे, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो सोल्यूशन में इसका सोल्यूशन क्या होता है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स which satisfy the pair, जो दोनों को सेटिस्फाई करे, पेयर मतलब दोनों को सेटिस्फाई करे, उसको हम बोलेंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो पहले मैंने आपको पढ़ाया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम दो लीनियर इक्वेशंस लेंगे दो वेरिएबल्स में, तो उसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे a1 b1 दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, इसमें a2 b2 दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। और सोल्यूशन का मतलब होता है इसके अंदर जो वेरिएबल्स x और y हैं उनकी वैल्यूज जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, एक से बात नहीं बनेगी, ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे पहले, जिसमें बताया गया हो कि इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखो सोल्यूशन को निकालने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें से हम जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें से सबसे आसान मेरे हिसाब से है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इस मेथड को सीखेंगे एक क्वेश्चन से। सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल आप सोल्यूशन निकालना सीखेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। मतलब x और y की वैल्यू जो इन दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई, ठीक है। तो देखो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे। उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको हम रख देंगे सेकंड इक्वेशन बेटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है, जहां से आपको आसान लगे। यहां से x या y की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, या यहां से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दो, जहां से आपको इजी लगे। जैसे देखो मैं सेकंड से निकालता हूं, फ्रॉम सेकंड। यहां से x का वैल्यू मुझे निकालना आसान रहेगा। फ्रॉम सेकंड x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। ये अब मैं फर्स्ट में लगा देता हूं, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स। तो फर्स्ट हमारे पास देखो क्या आएगा, x की वैल्यू आपने लगा देनी है 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया 2y और इस तरफ आ गया 14 माइनस 1, ठीक है। सो 2y इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 13/2। ये जो 2 इस तरफ से था ये इसके डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो देखो ये आ गया x का वैल्यू। आपको याद दिला दूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सोल्यूशन क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, वेरिएबल x और y की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको फिर से बताता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और यहाँ पे है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सॉरी यहाँ पे मैंने 1 लिखा था, उस वजह से मेरे को लगता है थोड़ा गड़बड़ हो गई इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या था 4। फ्रॉम फर्स्ट अगर फ्रॉम सेकंड किया था तो यहाँ 4 प्लस वाई आएगा, सॉरी 4 प्लस वाई आएगा। तो जब फर्स्ट में डालेंगे x की जगह क्या आएगा 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 होके यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा स्टूडेंट, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक था। फिर हम क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कहाँ से आया, ये जो इधर डिवाइड में था ये इधर मल्टीप्लाई में था, इस तरफ डिवाइड में आ गया। 2 5 आर 10। तो y की वैल्यू कितनी निकली बेटा, y की वैल्यू निकली 5, ठीक है। अब आपने देखो यहाँ लिखा था फ्रॉम सेकंड x कितना निकाला था आपने 4 प्लस वाई। तो अब आप इसमें y डाल दो, y आपने कितना निकाला है 5। सो x की वैल्यू निकल गई बेटा 9। सो x निकला 9 और y निकला 5। तो x और y जो है ये वैल्यूज इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। चेक करते हैं, यहाँ पे देखो x डालना है अपने 9 और y डालना है 5। 9 प्लस 5 कितने होते हैं बेटा 14। LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। यहाँ पे डालो 9 माइनस वाई की वैल्यू है 5, 9 माइनस 5 4, 4 इज इक्वल टू 4। सेटिस्फाई होगी दोनों इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, चेक। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसमें लगाएंगे 9 प्लस 5 हो गया 14, 14 इज इक्वल टू 14, ठीक है। दूसरे में लगाओ, दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें लगाओ 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू 4। ये भी करेक्ट है, ठीक है, सेटिस्फाई किया। तो बेटा आज हमने शुरू किया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वाला टॉपिक, ठीक है। पेयर ऑफ यहाँ पे था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कितनी हो, 2, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये उसकी जनरल फॉर्म है। a1 b1 साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए, a2 b2 एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन का मतलब है इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज जो दोनों को सेटिस्फाई करे, फर्स्ट को भी और
सेकंड को भी, ठीक है। यह ना हो कि एक को सेटिस्फाई करे और दूसरे को नहीं। अब सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। बहुत सारे मेथड होते हैं, मैंने सबसे आसान मेथड लाया आपके लिए। यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशंस ली, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आपको क्या करना होता है इस मेथड में, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे मैंने कहाँ से निकाला, सेकंड से। x कितना आया, 4 + y। अगर आप फर्स्ट से निकालते तो 14 - y आता, ठीक है। तो अब यहाँ से जो वैल्यू आप निकालते हो एक इक्वेशन से, उसमें वापस नहीं डालनी है, वो दूसरी इक्वेशन में डालनी है। सेकंड से निकाला तो सेकंड में नहीं डालना, फर्स्ट में डाल दो। x + y = 14, x की जगह आपने वैल्यू डाली 4 + y। ये सॉल्व करके y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब ये y मिल गया, तो x था 4 + y, उसमें डाल दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9, ठीक है। चेक भी करा मैंने, x + y = 14, ठीक है। और उसमें x y डाल के 14 = 14। दूसरा था x - y = 4, उसमें मैंने एक्स वाई पुट करके 4 = 4, वो भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ मैंने निकाला, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या निकला, सोल्यूशन। x = 9 एंड y = 5। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ और उसमें फिर एक बात बताऊंगा आपको। देखो, 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9, ठीक है। देखो, एक बात बताता हूं, जब आप क्या करते हैं, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फिर दूसरे इक्वेशन में डालते हैं, कभी कभी ऐसा होगा वहां पे वेरिएबल हट जाएगा, ऑन सब्स्टिट्यूशन वहां वेरिएबल ही नहीं रहेगा। अगर ऐसा वहां पे हो जाए तो फिर आपको देखना है वहां जो स्टेटमेंट बन रही है क्या वो ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो हमारे पास वहां पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, और अगर फॉल्स होगी तो नो सोल्यूशन होते हैं। देखो यहाँ पे जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, इसी को यहाँ पे रख लेते हैं फर्स्ट और इसको क्या रख लेते हैं सेकंड। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालो। मुझे यहाँ से y निकालना आसान लग रहा है, y को उधर ट्रांसफर करता हूँ, 3 को इधर। फ्रॉम फर्स्ट y कितना निकल जाएगा बेटा, 3x - 3, ठीक है। इसको सेकंड में डालना है मुझे, देयरफॉर सेकंड बिकम्स 9x - 3y। y की वैल्यू कितनी है, 3x - 3 = 9, ठीक है। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, थोड़ी जगह है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो फिर इसको पीछे देखना पड़ेगा। ये आ गया 9x - 3 3 जार 9x, फिर आ गया +9 = 9। 9x प्लस और माइनस में है तो कट गया, 9 = 9। ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। आप यहाँ नोटिस करिए, जब मैंने सब्स्टिट्यूशन इसमें की तो क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल्स ही हट गए, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं रहा, और यहाँ एक स्टेटमेंट बनी 9 = 9 विच इज ट्रू। तो अगर स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू बने तो उस समय होते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन, गलत बने तो नो सोल्यूशन। यहाँ पे कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे इस पेयर के, आपको उनको निकालना नहीं है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट गलत बनती, यहाँ पे अगर स्टेटमेंट क्या बनेगी, स्टेटमेंट अगर आपके पास गलत बने तो फिर नो सोल्यूशन, याद रखना। मैंने आपको सिखाया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, लेकिन उसमें एक बात है कि ऑन सब्स्टिट्यूशन अगर उसमें वेरिएबल हट जाए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली, y उधर ट्रांसफर करना है, 3 इधर, तो निकली 3x - 3, वो मैंने सेकंड में y की जगह डाली। डालने के बाद जब मैंने इधर सॉल्व किया तो इधर वेरिएबल ही हट गया, तो 9 = 9 आया, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसे केस में कितने सोल्यूशन होते हैं उस पेयर के, इनफाइनाइट सोल्यूशन। लेकिन अगर स्टेटमेंट STAT लिखा है मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट को, ठीक है, अगर स्टेटमेंट ये क्रॉस का मतलब है गलत आए, यहाँ पे जैसे आता 9 = 10,
ठीक है, 2 इज इक्वल टू 7, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, उस केस में कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालना है वो सिखाया मैंने इसमें। ठीक है, उसके लिए एक मेथड दिखाया आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं नोट में। ठीक है, देखिए अब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, हो सकता है उसका कोई सोल्यूशन हो सकता है उसका एक सोल्यूशन हो सकता है उसके ज़्यादा सोल्यूशन हो सकता है उसका कोई सोल्यूशन ही ना हो। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो मैं बात यहाँ लिखूंगा। देखो अगर आपके पास एक कंडीशन में यहाँ पे लिखूंगा a1/a2, वो b1/b2 के बराबर नहीं होगा। ये a1/a2 ये b1/b2 पता है ना क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया हुआ था। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिखाता हूँ फिर से, यहाँ पे लिया हुआ था मैंने, नहीं कहाँ चला गया, चलो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अभी मैंने यहाँ पे लिया हुआ था। ठीक है, तो उसमें अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर ना हो तो उस समय जो वो पेयर होता है, याद रखना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो है हैज यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है बेटा? यूनिक। अब ये बातें आप अच्छे से सीख लेना, इनमें आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इनके ऊपर। ठीक है, और एक बात हो गई है। दूसरी बात, जो ग्राफ बनेगा उस समय ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लास्ट लेक्चर में बताया था कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन। दो इक्वेशनें हैं तो दो लाइनें बनेंगी ना, तो अगर इस प्रकार ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस समय वो लाइनें आपस में काटती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उस समय। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब इस प्रकार से आएगा, जो ग्राफ बनेगा ऐसा आएगा, और जहां पे ये काटेंगे ना, ये पॉइंट जो भी होता है यही सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन जो बोलते हैं ना, ये वाला पॉइंट होता है जहां पे ये कट करती है। क्यों? ये पॉइंट दोनों लाइंस के ऊपर है, मतलब पहले को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर आप पहली लाइन लोगे, जितने पॉइंट उसमें होंगे वो पहली इक्वेशन के सोल्यूशन, दूसरी लाइन पे जो पॉइंट आएंगे दूसरे के सोल्यूशन, जहां पे वो दोनों काटेंगे वो पॉइंट दोनों लाइंस के ऊपर है, इसका मतलब वो हो गया दोनों का सोल्यूशन। ठीक है, मैं बताता हूं, यहां पे था, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो ये था ना, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, कांस्टेंट c1। तो अगर जो x के कोफिशिएंट दोनों में है और y के कोफिशिएंट दोनों में है, a1/a2 और b1/b2, मतलब a1 और a2 की रेशो और b1/b2 की रेशो अगर बराबर नहीं आएगी, याद रखना, उस समय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है कैसा सोल्यूशन होता है उसका? यूनिक सोल्यूशन। आपको क्वेश्चन आएगा, दो इक्वेशनें देंगे, बोलेंगे क्या इनका सोल्यूशन यूनिक है, क्या इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्या इनका सोल्यूशन इनफाइनाइट है। ठीक है, या दो इक्वेशनें देंगे, बोलेंगे उनका ग्राफ कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस है। सो जो पॉइंट बता रहा हूं इनको ध्यान से सुनिए। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक सोल्यूशन होता है। x और y की दुनिया में सिर्फ एक ही वैल्यू है जो उन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और उसको हम बोलेंगे वो उस पेयर का क्या है? सोल्यूशन। और ग्राफ कैसा आता है उस समय? ग्राफ आता है उस समय इंटरसेक्टिंग लाइंस, जहां पे वो काटेंगी जो भी वो पॉइंट होगा वो उसका ग्राफ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड बात सुनिए, सेकंड पॉइंट, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है और वो c1/c2 के बराबर है, तीनों अगर बराबर निकले, ठीक है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये a1 b1 c1 क्या है? a1 b1 are the coefficients of x and y in first equation, a2 b2 are the coefficients of x and y in second equation, whereas c1 and c2 are the constant terms। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर निकलेंगे उस समय देखो क्या होता है, उस समय होता है
पेयर ऑफ क्वेश्चंस किस प्रकार से आएगा सब बताऊंगा आगे, ठीक है। आप बस इस चैनल को फॉलो करते रहिए, सब पता चलेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं उस समय बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस उस समय होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अगर ये तीनों रेशो बराबर निकलेंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा, इनफाइनाइट। ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा आएगा, जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ग्राफ के ऊपर आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। ग्राफ इसका आएगा कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब दोनों एक के ऊपर एक आएंगी, पहले एक बनाओगे एक का ग्राफ, उसी के ऊपर दूसरे का भी आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी इसका ग्राफ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, और ग्राफ आएगा कोइंसिडेंट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्राफ भी दिखा देता हूँ कैसा आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस किस प्रकार की होंगी वो बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये जैसे मान लो पहले आपने एक इक्वेशन का ग्राफ बनाया, आई है स्ट्रेट लाइन, दूसरे का बनाओगे वो भी इसी के ऊपर आएगा, तो उसको आप यहाँ पे दूसरे बार मैंने एरो फिर से लगाया, उसका कारण यही है कि उसका जो दूसरे का ग्राफ है वो भी उसी के ऊपर आएगा, तो इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। दो दो बार एरो मतलब पहले वाले एरो फर्स्ट लाइन को दिखा रहे हैं, दूसरे वाले एरो सेकंड लाइन को दिखा रहे हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन यहाँ पे क्यों होते हैं, देखो जो लाइंस पहले वाले लाइन पे पहली लाइन के ऊपर है वो दूसरे के ऊपर भी हैं, सारे पॉइंट्स उनके कॉमन हैं, तो सारे ही पॉइंट्स उनके सोल्यूशन होंगे, इसीलिए बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर तो आया, बट वो c1/c2 के बराबर निकला ही नहीं, ठीक है, तो उस समय हमारे पास उस पेयर का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। पेयर ऑफ linear equations, pair of linear equations in two variables have no solution, उस समय बेटा कोई solution नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जब solution नहीं हो उस समय उसको इनकंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन हो तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। जैसे इन दोनों के केसेस में हम पेयर को क्या बोलेंगे, मैं दोनों के लिए लिख रहा हूं, याद रखना कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट पेयर और इनकंसिस्टेंट पेयर, हाँ, जिसका सोल्यूशन होता है वो हो गया कंसिस्टेंट, चाहे एक है या इनफाइनाइट है, और जिसका सोल्यूशन ना हो वो क्या होता है बेटा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मतलब वो गलत पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो देखो, पहली कंडीशन में जब a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो तो कैसा सोल्यूशन होगा बेटा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ग्राफ कैसा आएगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जहां पे काटेंगी वही पॉइंट होता है सोल्यूशन। तीनों बराबर हैं तो इक्वेशंस के कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है बेटा, ठीक है। ग्राफ कैसा आएगा बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस इस प्रकार की होती हैं, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता बेटा, और पेयर को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर, और जब सोल्यूशन होगा बेटा तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब मैं इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन दिखाऊं आपको तो फिर ही आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए, काफी सारे क्वेश्चंस बताता हूं, ठीक है। तो देखो, यहां पे मैं क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखिए,
आपके सामने क्वेश्चंस अब स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है आपके सामने स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, ग्राफ ऑफ एक्चुअली यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लिखे हैं, तो पहले वो वाला क्वेश्चंस को प्रेफरेंस दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आ सकते हैं। ग्राफ ऑफ इक्वेशन करने तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस पड़ेंगे, ठीक है। ग्राफ ऑफ इक्वेशन 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, ठीक है। कट एक्स एक्सिस, कट, अब देखिए अभी तक जो जो मैंने आपको पढ़ा है उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसको इस्तेमाल करके आप जल्दी से, एक तो आपको आंसर जल्दी से निकालना है, यहाँ तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ आपको विद इन सेकेंड्स आंसर निकालना चाहिए, तभी आप कहीं पहुँचेंगे। ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस कट एक्स एक्सिस एट विच पॉइंट, एट विच पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट लिखा है, पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स 2,0, दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स 5,0, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है 4,5, और स्टूडेंट्स चौथा ऑप्शन है 0,5। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है। हमें एक इक्वेशन दी है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। आपको बताना है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगी। एक्स एक्सिस को यहाँ ऑप्शन भी दिए हैं, 20 पे काटेगी, 50 पे काटेगी, 45 पे काटेगी और 05 पे। तो अगर मैंने जो कंसेप्ट आपको दिखाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए हैं तो आप विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए आपको बताना है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटे। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है। तो हमें पूछा ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगी, इधर काटेगी, इधर काटेगी, किधर काटेगी। जिधर भी काटेगी हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने सिखाया आपको, ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस है वाई कोऑर्डिनेट 0। सो आप यहाँ पे वाई 0 डालो तो एक्स कितना है वो पता चल जाएगा, तो आंसर एक सेकेंड में निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे 4x माइनस 5y, y की वैल्यू डालेंगे 0 इज इक्वल टू 20, विच इम्प्लाइज 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि जो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, 4x इज इक्वल टू 20 बनेगा ना, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, 4 5 आर 20, तो x की वैल्यू कितनी निकली, 5। तो जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू 5 है और y तो सभी पॉइंट्स का x एक्सिस के ऊपर 0 होता है, इसका मतलब 50 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो कंसेप्ट जो पहले सिखाया फर्स्ट लेक्चर में उसको ध्यान से बार बार देखिए तो आप क्वेश्चन खुद निकालेंगे। देखिए आपको एक इक्वेशन दी थी 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, तो बोला था इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा। आधे लोग ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, सो फिर पता करेंगे कहाँ पे काटेगा, तो वैसे नहीं करना है, यहाँ पे ट्रिक्स से काम करना है। तो वी नो दैट द y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन x एक्सिस इज 0। y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन x एक्सिस इज 0। सो हम यहाँ पे y का वैल्यू क्या पुट कर गए, 0। वहां से x हमें कितना निकला बेटा, 5, तो x 5 और y निकला 0। इट मीन्स 50 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कितना ही समय लगा आपको, विद इन सेकेंड्स कर सकते हो, ये भी आपको जल्दी से माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 कामा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 कामा minus 2x plus 3y is equal to 5 and 2x plus 3y is equal to 0, ठीक है, comma which one passes through origin, which one passes through origin, which one passes through origin। आपको बेटा दिए हैं 1 2 3 और 4 इक्वेशनें। आपको बताना है ओरिजिन से कौन सा पास करेगा। क्या पहला करेगा? पहला ऑप्शन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, मतलब क्या पहला पास करेगा ओरिजिन से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। तीसरा ऑप्शन जो है वो तीसरी इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। चौथा ऑप्शन जो है वो चौथी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो बेटा बताया गया है इन चार में से कौन सा इक्वेशन जो है इन विच इन दिस विच वन पासेस थ्रू ओरिजिन। क्या ये लाइन, एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ना सारे, तो इनका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। तो क्या बोलता है कि इनमें से किसका ग्राफ ओरिजिन से जाएगा। फिर से कंसेप्ट का इस्तेमाल, देखो आप यहां पे विद इन अ सेकेंड आप चेक कर सकते हो। देखो इतनी सी जगह में मैं करके दिखाऊंगा आपको। देखो इनमें से कौन सा ओरिजिन से जाता है। देखो आपको पता है अगर लाइन ओरिजिन से जाएगी तो ओरिजिन उसके मतलब यहां से अगर लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है, आपको पता है लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होते हैं वो उसके सोल्यूशन होते हैं। क्योंकि जब हम उसके ग्राफ बनाते हैं, आपको पीछे दिखाया था ग्राफ कैसे बनाते थे, पहले हम उस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते थे, सोल्यूशंस को प्लॉट करते हैं, तो वो सोल्यूशंस को प्लॉट करके ही ग्राफ बनता है। तो एवरी पॉइंट लाइंग ऑन लाइन इज द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। हर एक पॉइंट जो लाइन के ऊपर आएगा ना वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, जो जिसका वो ग्राफ होगा, ठीक है। तो अगर ओरिजिन से जाएगी लाइन तो इसका मतलब ओरिजिन उसका सोल्यूशन है, मतलब ओरिजिन उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई मतलब जब हम उसमें x 0 डालेंगे और y 0 डालेंगे, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। जब आप उसमें x 0 y 0 डालोगे तो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब LHS RHS बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करो, इनमें ओरिजिन डालो, देखो कौन सा सेटिस्फाई होगा। 2 इंटू 0 होता है 0, 3 इंटू 0 होता है 0। 0 इज इक्वल टू 2, नहीं, गलत, नहीं किया सेटिस्फाई, LHS RHS नहीं बराबर। 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 0 इज इक्वल टू 3, नहीं किया सेटिस्फाई। माइनस 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 0 इज इक्वल टू 5, नहीं किया सेटिस्फाई, ठीक है। 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए चौथी इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। जब इसमें x डालेंगे 0 और y भी डालेंगे बेटा 0, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो ओरिजिन ने इसको क्या किया, सेटिस्फाई। तभी तो बार बार पढ़ा रहा था सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है बेटा, सोल्यूशन होता है दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, that values of the variables which satisfy the equation, ठीक है। and every point lying on the graph of a linear equation is the solution of that linear equation, ठीक है। तो देखिए यहां पे फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको विद इन सेकेंड से क्वेश्चन करने, ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। तो आपको ऐसे नहीं करना है सबका ग्राफ बनाओगे फिर देखोगे ओरिजिन से कौन सा जाएगा, नो, आपका टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आपको पूछा था इनमें से कौन सा ओरिजिन से जाएगा। जब ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन उसका सोल्यूशन आएगा, तो इसमें से जिसका सोल्यूशन ओरिजिन है इट मींस वही ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, तो आप इसमें पुट करके देख लीजिए। उसके लिए आपको सोल्यूशन का कंसेप्ट होना चाहिए। सोल्यूशन होते हैं वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जो उसको सेटिस्फाई करे। तो इसको ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता, इसको नहीं करता, इसको नहीं करता। सेटिस्फाई मींस
जब आप वो वैल्यूज उसमें डालेंगे तो LHS RHS बराबर आनी चाहिए, तो वो सिर्फ फोर्थ में डाल के आता है। सो 0 0 इज द करेक्ट ऑप्शन, नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ओके, एंड हेंस दिस इक्वेशन पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ला रहे हैं। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं बेटा। काफी क्वेश्चंस लिए हैं बट फिलहाल इनमें से हम जिनका ज्यादा चांस है वो कर रहे हैं। फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इक्वेशंस, यहां पे लिखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 कामा एंड लिखा है, एंड लिखा है 6y माइनस 4x is equal to 9. 6y minus 4x is equal to 9. Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? ठीक है, देखो आपको यहाँ दो इक्वेशनें दी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शंस अभी लिखे नहीं हमने, सॉरी। तो हैविंग इनफाइनाइट सोल्यूशन, फर्स्ट ऑप्शन इज हैविंग इनफाइनाइट solutions. Second option is, students, no solution. Third option is x is equal to 4 and y is equal to 9, x is equal to 4 and y is equal to 9. Okay students, and D is none of these, none of these. ठीक है, तो आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है। ठीक है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 9। ठीक है, आपको बताना है क्या इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है इस पेयर के, क्या इसका नो सोल्यूशन है, क्या ये सोल्यूशन है, क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आज ही मैंने आपको पढ़ाया कि किस टाइम कितने सोल्यूशन होते हैं। अगर a1 बाई a2 b1 के बाई b2 के बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन, तीनों बराबर हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है लेकिन वो c1 बाई c2 के बराबर नहीं है तो नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, दूसरा है 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो आपको चेक करके ही पता चलेगा कि क्या है। देखिए पहले हम करेंगे a1 बाई a2, a1 बाई a2, a1 x का कोफिशिएंट फर्स्ट में होता है और a2 सेकंड में होता है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। अब देखो इस सवाल में खास बात, इन्होंने y पहले रख दिया है ताकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई a1 तो पहला वाला होता है, इसमें पहला 2 है और इसमें पहला 6 है तो यही 2 लेके कर देंगे। नहीं, आपको ध्यान से देखना है। a1 is the coefficient of x, a2 is the coefficient of x in second equation, whereas a1 is the coefficient of x in first equation. Here the coefficient of x is 2, but in second equation coefficient of x is -4. So इस सवाल में गलती करने के चांस हैं आपको, आप इसको मान लोगे। कई लोग तो बस रट के जाएंगे
पहला जो होता है वही a होता है, ऐसा नहीं है, x का कोफिशिएंट a होता है। सो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2। सेकंड में आपको इन्होंने जानबूझ करके दूसरी जगह पे x रखा हुआ है, x का कोफिशिएंट कितना है -4। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो आप इसको कैंसिल करिए, आया -1/2। ओके स्टूडेंट्स, अब निकालेंगे b1/b2। b1/b2 b1/b2 करेंगे तो b1 होता है पहले में y का कोफिशिएंट, b2 होता है दूसरे में y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये आया -1/2, ये भी ठीक है। दोनों बराबर जब निकले तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, c1/c2, c1/c2। एक्चुअली मैंने आपको जो शेप बताई थी उसमें क्या बताया था, a1x b1y प्लस c1 कॉन्स्टेंट इधर लेफ्ट में लाना है। जब आप इनको लेफ्ट में लाओगे तो क्या आएगा, -8 और -9। राइट में रख के भी करोगे तो कोई गलत नहीं होगा बट कॉन्स्टेंट्स को कहाँ रखना होता है, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जब लेंगे तो -8 -9 हो जाएगा। सो c1/c2 आया 8/9। तो क्या निकला यहाँ पे, a1/a2 निकला b1/b2 के बराबर, और वो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो पेयर का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, नो सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, आपको इसमें जो है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो y पहले देंगे, x बाद में। आप सोचोगे जो पहला वाला होता है वही a होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो a होता है x का कोफिशिएंट, वो जिधर मर्जी हो। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -4 था, फिर y का कोफिशिएंट इधर 3 था, यहाँ 6 था। तो ये बात आपने इसमें सीखी, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, देखो, इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज, क्वेश्चन नंबर ये आ गया हमारे पास, 3 क्वेश्चन किए थे हमने पहले, अभी ये 4th क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज, इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज, इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज। अब यहाँ एक ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए मेरे को थोड़ा सा यहाँ x एक्सिस y एक्सिस तो लेना पड़ेगा। हाँ, ये हमारा आ गया बेटा y एक्सिस, और इस तरफ से ले लेता हूँ x एक्सिस। ठीक है बेटा, देखो अब यहाँ पे सबसे पहले रखा गया है 0, फिर दूसरी वैल्यू दी है 2, मतलब 2 का गैप रखा है इन्होंने, फिर 4 दी है, और उसके बाद दी है 6, और यहाँ से है -2, फिर है -4, थोड़ा सा इसको इधर और कर देते हैं, -4 के बाद है -6। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर की ओर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 6, फिर नीचे की ओर लिखा है -2 -4, फिर लिखा है -6, फिर क्या होगा -8 वगैरह होगा। ठीक है, अब ग्राफ देखो कैसे दिया है, 0 0 से जा रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर पॉइंट लिखा है 2 6, 2 6 यहाँ जैसे आएगा ना, x2 और y6, ऐसे -1 और -3 बनाया गया है। -1 तो इधर जैसे होगा और -3 इधर जैसे होगा। देखो जो ग्राफ है इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ग्राफ दिखाते हैं आपको कैसे बना हुआ है। ग्राफ इस तरह से बना हुआ है बेटा, बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा कैसे दिया है।
देखिए ऐसा ग्राफ दिया हुआ है और इसके ऊपर के पॉइंट्स बताता हूँ क्या दिए हैं बेटा। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम 2,6 दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है इसका नाम बी रख लेते हैं, इसका दिया हुआ है -1 -1 और -3 था, थोड़ा सा नीचे आएगा ये, यहाँ जैसे रख लो, यहाँ जैसे माइनस, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -1, 3 इस जगह पे है। हाँ ऐसे लगा देते हैं, ये वाला है, ये वाला नहीं है, ठीक है। और जा रहा है ओरिजिन से, ओरिजिन तो होता है 0,0। तो इसका ये जो ग्राफ है, ये इसकी इक्वेशन क्या आएगी इस ग्राफ की, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं y = x, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है y = -x, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है y = 3x, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स y = -3x। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारे पास इस तरह से दिया है। अब हमें क्या पता लगेगा ये किसका ग्राफ है, ग्राफ इसमें से किसका है। देखिए आप इसके ऊपर के पॉइंट्स को देखिए, यहाँ पे क्या पॉइंट है 2, 6, यहाँ पे क्या है -1, 3, उनके बीच की रिलेशन देखिए। पहली जगह पे x इधर लिखते हैं x और इधर लिखते हैं y, x है 2 तो y कितना है 6, ठीक है। फिर x है -1 तो y कितना है -3, सॉरी यहाँ पे क्या है -3, ठीक है। तो आप इनके बीच की रिलेशन देखिए, x और y के बीच की रिलेशन देखिए क्या है। आपका जो y है वो x का थ्राइस है। देखो यहाँ पे 6 जो है 3 टाइम्स x करेंगे, 3 टाइम्स 2 करेंगे तो यह आएगा, यहाँ पे इसका 3 टाइम्स करेंगे तो -3 आएगा। सो x और y के बीच की रिलेशन क्या बन रही है यहाँ पे, y = 3 टाइम्स x, y = 3 टाइम्स x। क्यों, यहाँ पे आपका जो 6 है वो आ रहा है थ्राइस ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पे आपका -3 जो है वो आ रहा है थ्राइस ऑफ -1। सो y जो है 3 टाइम्स x आ रहा है बेटा। सो y = 3x जो है इसकी इक्वेशन आएगी। तो आप कैसे देखेंगे, या तो एक और तरीका है, ये पॉइंट उठा के इनमें डालते जाओ, जो सेटिस्फाई होगा वही आंसर होगा। जैसे देखो पहले में हम डालेंगे x और y बराबर है, वो तो है ही नहीं इसमें x और y बराबर, y = 3x, तो y इसमें डालो 6 और यहाँ पे x डालो 2, 6 = 6 बन गया, ठीक है। मतलब दूसरा तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दो। जिस जिस ये जो ग्राफ है इनमें से जिस भी इक्वेशन का होगा उसको ये पॉइंट क्या करेंगे, सेटिस्फाई। ऑब्वियसली सेटिस्फाई क्यों करेंगे, क्योंकि देखो जो भी पॉइंट ग्राफ के ऊपर होते हैं वो इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं, तो जिस भी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे वही उसी का ये ग्राफ होगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है। तो पहला बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, 2 और 6 तो बराबर है ही नहीं, ये बोल रहा है ना y और x बराबर है। इसमें डालो तो इसमें हमारे पास क्या है, y = 3x है ना। तो अब देखो y मेरे पास कितना है 6 है, x कितना है 2 है, तो 6 = 6 हो गया। फिर दूसरे पॉइंट को भी चेक करना है, ये ना कि एक पॉइंट को आप चेक करेंगे, दोनों पॉइंट्स को चेक करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट था -1 और -3, अब मैं इसमें y रख रहा हूँ -3 और आगे से लिखूंगा 3 × x, x है -1, तो -3 = -3, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो यही इसका ग्राफ होगा, ठीक है। नहीं तो मैंने बताया रिलेशन देख लो x और y के बीच में, x की 2 वैल्यूज हैं -2 -1, y की है 6 और -3, साफ दिख रहा है y जो है x के कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, so y = 3x इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेक करा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मैंने चेक करा हुआ है, जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स थे जिस भी इक्वेशन के वो सोल्यूशन होंगे, मतलब जिस भी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेंगे वही उसका आंसर होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी ये लिख नहीं रहा है, दूसरा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया
एरिया ऑफ ट्राइंगल, area of triangle formed, area of triangle formed by points था यहाँ पे, by points obtained by equations x is equal to 4, y is equal to 3, ठीक है, and 3x plus 4y is equal to 12 is, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 8। देखो यहाँ बताया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय इक्वेशंस। देखो यहाँ पे बताया गया है इन इक्वेशन से जो पॉइंट्स बनेंगे मिलेंगे ठीक है, उससे जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया बताना है। 3 इक्वेशनें दी हैं, तो ग्राफ से ही हमें पता चलेगा आंसर। देखिए ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास आ गई x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया x o x डैश और y o y डैश, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 4 कहाँ पे होगा, देखो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर इस तरफ से लिख देते हैं, क्या आएगा -1 -2, माइनस में तो ऐसे आएगा भी नहीं, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और फिर नीचे की ओर क्या होगा -1 -2 -3। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर देखो क्या बनाना है हमें, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 यहां पे होगा ना। अगर आप यहां से एक लाइन खींचेंगे ऊपर के लिए, ठीक है, या नीचे खींच लीजिए, पूरा खींचिए इस लाइन को ऐसे, ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 4, दिस इज द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 4। वाई, मैंने आपको पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आता है, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू 4, इसके ऊपर अगर आप ऊपर नीचे जाओगे तो हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 ही रहेगा, मतलब यहाँ पे आएगा 4 1, फिर क्या आएगा 4 2 4 3, ठीक है, 4 4 4 5, नीचे की ओर 4 -1 4 -2 4 -3। तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें बनाना है y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर यहाँ पे आप एक लाइन ऐसे खींच दोगे इस तरह से, ये बनेगी y इज इक्वल टू 3। इसके पूरे के ऊपर y की वैल्यू कितनी रहेगी 3, मतलब यहाँ पे क्या पॉइंट है 0 3, फिर 1 3 2 3 3 3, नीचे की इस तरफ जाओगे -1 3 -2 3, ठीक है। अब देखो तीसरी वाली है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसको बनाने के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए। देखो ये वाला पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे इसका नाम मैं लिख लेता हूँ a ऑफ 4 0, x 4 है और y 0 है। इस वाले का नाम रख लेता हूँ b ऑफ 0 3, ठीक है। पहले देख लेता हूँ क्या ये दो इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो ये ऑलरेडी इधर ग्राफ में आए, इन्हीं को जोड़ देता हूँ। तो देखो देखना पड़ेगा, x डालो 4 4 3 12 प्लस 4 इंटू 0, 12 इज इक्वल टू 12, कर रहा है सेटिस्फाई। फिर ये देखो 3 इंटू 0 हो गया 0, 4 इंटू 3 12, 12 इज इक्वल टू 12। ये दोनों ही इसके सोल्यूशंस हैं। मतलब जब आप ग्राफ बनाएंगे इस वाली इक्वेशन का, तो उसमें ये 2 पॉइंट्स लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे सोल्यूशंस लेने होते हैं ना ग्राफ में। तो इसके सोल्यूशंस 4 इज इक्वल टू 0 भी और 0 इज इक्वल टू 3 भी है। कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। इसका ग्राफ आएगा लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं इनको।
इस प्रकार से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ दिया हमने। ये है किसका ग्राफ, 3x + 4y = 12। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय इक्वेशंस दिस। इन इक्वेशनों से जो पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को जब आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो उनसे जो ट्राइंगल बनती है उसका एरिया। मैंने पहले बनाई x = 4, फिर बनाई मैंने y = 3, फिर मैंने तीसरी वाली बनाई 3x + 4y = 12, ठीक है। तो यहां पे बन गई ट्राइंगल। क्या बन गई बेटा, ट्राइंगल। ये पॉइंट जो है इसको भी कुछ नाम रख दो, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट चेक करना होगा तो ये पॉइंट क्या आएगा, देखो ये 4 के क्रॉसपॉन्डिंग में आ रहा है ना, x तो 4 है और y कितना है 3, 4,3 होगा ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम यहाँ पे हम क्या रख देंगे, ABC। ये मेरे को यहाँ पे ग्राफ पे ही पता चल रहा है। बाकी यहाँ पे जिसकी इंटरसेक्शन हो रही है, अगर वो दोनों का सोल्यूशन होगा तभी ये पॉइंट जो मैंने लिखा है सही है। देखो पहली इक्वेशन क्या है, x = 4। ये वाला हमारे पास कौन कौन यहाँ पे काट रहा है, ये वाली लाइन काट रही है x = 4 और y = 3। तो बिल्कुल x = 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, 4 = 4 और 3 = 3। देखो जो पॉइंट जहाँ पे कट होता है ना, तो जिन दो लाइंस का वो ग्राफ होगा उन दोनों को वो पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे कौन कौन सी लाइन कट कर रही है, x = 4 और y = 3। तो ये पहले में वाले को भी सेटिस्फाई करेगा, 4 = 4, दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, 3 = 3। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जो किस किस से बन रही है, इन तीनों के ग्राफ से बन रही है। इन तीनों के ग्राफ से जो पॉइंट आ रहे हैं उनसे बन रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो इसका जो हमारे पास एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। सही बात है। तो अगर आप इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है, साइडें एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में देखनी होती हैं। इसके रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं और इसके रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। मैं इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ। जो उसके सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, ठीक है, तो फिर इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और साथ वाली क्या होती है, बेस। ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको इधर ही समझा देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल्स होते हैं ना, तो साइडों के नाम आपको एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में देखने हैं। इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये आ जाएगी बेस, और इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर लेनी है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। किसी भी तरीके से देखो, इससे देखो, इससे देखो, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया = होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। जैसे मैं इसी को बेस लेता हूँ, इसको अल्टीट्यूड, उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आ रही है ये बेस और ये अल्टीट्यूड, इसके रिस्पेक्ट में ये आ रही है परपेंडिकुलर और ये आ रही है बेस। अपोजिट वाली परपेंडिकुलर लेनी है। इसके रिस्पेक्ट में देखोगे ये परपेंडिकुलर ये बेस, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे ये परपेंडिकुलर ये बेस। आप किसी को भी ले लो, किसी के रिस्पेक्ट में भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आपको ये डिस्टेंस पता करना है कितना है। तो देखो ये यहाँ पे इस जगह पे x कितना था 0 और इस जगह पे कितना है 4, तो 4 है ये डिस्टेंस। क्यों, कैसे देखेंगे, आपको देखना है यहाँ पे x कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 4, इनको माइनस करना है, 4 - 0 4। ऐसे भी देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज अलोंग x एक्सिस एंड हाउ मच 4 यूनिट्स। फिर ये डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस है, तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 और इस पे कितनी है 3, 3 - 0 3, ठीक है। तो यहाँ पे 4 × 3 = 12 हो गया, 12/2, तो उड़ा लो, 6 यूनिट इसका आंसर आएगा। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 3 लाइंस दी थी, x = 4, y = 3 और एक और लाइन दी थी। आपने तीनों का ग्राफ बनाया। इस तीसरे का ग्राफ ऐसे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट थे ना 4 0 और 0 3, वो दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे थे, दोनों इसके सोल्यूशन थे, इसलिए मैंने उन दोनों को ही जोड़ दिया और इसका ग्राफ बन गया। यहाँ पे जो ट्राइंगल बनी राइट एंगल ट्राइंगल था, इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। किसी को भी बेस किसी को भी अल्टीट्यूड, इन दोनों में से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, ये अलोंग x एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना चाहिए। यहाँ पे x 4 है और यहाँ पे 0 है, तो ये डिस्टेंस आएगा 4। ये डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करिए, 3 और इसका y कोऑर्डिनेट है 0, तो ये आएगा 3। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये y एक्सिस पे 3 के सामने आ रहा है और ये x एक्सिस पे 4 के सामने आ रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ रहा है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द पेयर ऑफ linear equations 3x by 2 plus 5x by 3 is equal to 7, ठीक है, and 9x plus 10y is equal to 14 is पहला ऑप्शन है कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। फिर दूसरा inconsistent and has infinite solutions, consistent and has infinite solutions, okay। तीसरा inconsistent and has no solution, inconsistent and has no solution, can't be determined, can't be determined, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे दो इक्वेशनें दी हैं, आपको इनके सॉल्यूशंस के बारे में पूछा गया है, कैसा सॉल्यूशन है इनका, ठीक है। तो करके पता चलेगा। देखो पहली इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3x, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे y है, 5/3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो देखो याद रखना, जब भी ये कोफिशिएंट्स अगर रेशनल हैं तो इनको आप इंटीजर्स में चेंज करें। कैसे? 2 और 3 का एलसीएम निकाल लो, आ गया 6, मतलब मल्टीप्लाई कर दो इनको, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 जार 9x, 2 5 जार 10y इज इक्वल टू 7, ओके। अब 6 को उधर लीजिए, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42, ठीक है। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दी है 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 14। तो वो कोफिशिएंट्स की रेशो पता करके निकाल के पता चलेगा हमें क्या है इसका सोल्यूशन। तो a1/a2 करेंगे तो आएगा 9/9 विच इज इक्वल टू 1। b1/b2 करेंगे तो आएगा 10/10 विच इज आल्सो इक्वल टू 1। बट c1/c2 करेंगे तो आएगा 42/14, इसको उड़ाएंगे तो 14 3 42 होता है, 3 आया। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सोल्यूशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्टूडेंट्स पहली इक्वेशन थी 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 2 और 3 का एलसीएम निकला 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9x प्लस 10y, फिर 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 6 जार 42 हो गया। और दूसरी इक्वेशन थी 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 14। अब ये a1, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2, इनको इधर लाके करना होता है, लेफ्ट में लाके। लेफ्ट में इनकी वैल्यू माइनस में आती ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस आता, रखना है तो रखो, माइनस
माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इनको राइट में रखो लेफ्ट में रखो उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो a1/a2 ऐसे लेफ्ट में लेके ही इनको सॉल्व करना होता है, क्योंकि जनरल फॉर्म में c1 और c2 लेफ्ट में होते हैं ना। सो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, सो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस if the system of equations 3x plus y is equal to 1, ठीक है, and 3x plus y is equal to 1, ठीक है स्टूडेंट्स, and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1 is inconsistent, is inconsistent, then k is equal to, then k is equal to, first option is -1, second option is 0, third option is 1 and the fourth option is 2। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे पास दो इक्वेशनें दी हुई हैं और बोला है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, तो के बताओ क्या है। तो पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दूसरी है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये इनकंसिस्टेंट है तो के बताना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट है ना। तो इनकंसिस्टेंस की कंडीशन क्या होती है, मतलब जब नो सोल्यूशन होता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, सो देखो a1 है 3 और a2 है 2k माइनस 1 विच इज इक्वल टू b1/b2, b1 है 1 और b2 है k माइनस 1। c1 c2 को तुम इधर लाओगे लेफ्ट में, -1 बनेगा और ये पूरा माइनस ऑफ 2k प्लस 1 बनेगा, उनका माइनस हट जाएगा बाद में, कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/2k प्लस 1, ठीक है। तो अब इन दोनों को ले लो और यहाँ से k निकलेगा, बट वो जो k निकलेगा उसको इधर डाल के देखना, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थ्राइस ऑफ k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 को 1 से ज़रब देके इतना ही आएगा। ये बना 3k माइनस 3, ये बना 2k माइनस 1, 2k को इधर लाओ, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 प्लस 3, ये k की वैल्यू कितनी निकल गई, 2, ठीक है। अब ये 2 आप इसमें भी डाल के देख लो, पूरे में ही डाल के देख लो, पहले दो बराबर और जो आएगा वो तीसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। 2 डाल के देखो, इधर बनेगा 2 2 जार 4, 4 माइनस 1 3, यहाँ पे बनेगा 2 माइनस 2 1, यहाँ पे बनेगा 2 2 जार 4 1 5। देखो ये दोनों बराबर हैं लेकिन इसके बराबर नहीं है, सो ये आंसर हमारा सही है, k इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, if x is equal to a and y is equal to b is the solution, is the solution of the equations of the equations
x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4. Then the values of a and b are respectively. फर्स्ट ऑप्शन है 3 and 5, सेकंड ऑप्शन है 5 and 3, थर्ड ऑप्शन है 3 and 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है -1 and -3. ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे दो इक्वेशनें दी है मेरे को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. बोला है इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो a और b है. ठीक है, a और b इनको सेटिस्फाई करते हैं. तो पहले क्या बन जाएगा, यहाँ पे पहले में डालेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2, इसको फर्स्ट रख लेता हूँ, और दूसरे में डालूंगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4. ये बन गया सेकंड. a और b निकालना है तो इनको सॉल्व करो. दिखाया था कैसे करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व. सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे आसान मैंने बताया फ्रॉम फर्स्ट. बाकियों में साइन वगैरह में कन्फ्यूजन हो जाएगी, आपको एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा या कोई और बताऊंगा. तो ये सबसे इजी है. ए की वैल्यू आई यहाँ पे 2 प्लस बी, सेकंड में डालो, देयरफॉर सेकंड बिकम्स, हाँ सेकंड में डालो, ए की जगह क्या डालोगे, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 4. 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4. ओके स्टूडेंट्स, 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 2 2 कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ गई 1. सो द b निकला हमारे पास 1. तो a कितना होगा, एज a हमने यहाँ पे निकाल के रखा है 2 प्लस b, इसमें वैल्यू डालो आएगा 2 प्लस 1. a निकला 3 और b निकला 1. ओके स्टूडेंट्स, a 3 एंड b इज इक्वल टू 1. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. a इज 3 एंड b इज इक्वल टू 1. ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं. आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 9 दिखाते हैं आपको. The distance of a point, the distance of a point from the y-axis, from the y-axis, the distance of a point from the y-axis is called its first option is abscissa, second option is ordinate, third option is coordinate, and the fourth option is none of these. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस. देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस. अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट लेते हो जैसे पॉइंट P, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे ना. बोलता है जो इसका डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, नहीं वाई एक्सिस से, सॉरी, ये वाला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये नहीं. ऐसे भी पूछ सकता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, जहाँ वाई पूछा वहाँ एक्स भी पूछ सकता है. तो देखो किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो वाई एक्सिस से होता है तो वो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस मान लो 5 है 2 मिनट के लिए, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा 5. और ये डिस्टेंस जो है, अगर ये मान लो ये है 6, तो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा 6. तो पॉइंट का डिस्टेंस जो वाई एक्सिस से होता है, ये वाई है ना, वाई डैश,
ये है एक्स ओ एक्स डैश। तो पॉइंट का जो डिस्टेंस y से होगा, y से, वो उस पॉइंट का क्या होता है x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट को क्या हम बोलते हैं एब्सिसा। और पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है x एक्सिस से, उसको वो उसका y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो याद रखना ये क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है। यहाँ है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो आपको y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखना, ये इस पॉइंट का डिस्टेंस y से है, बट ये डिस्टेंस अलोंग x है ना, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट आएगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस ये आएगा, ये डिस्टेंस बट अलोंग y एक्सिस है, तो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताते हैं हम, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ p, the value of p for which the pair of equations px minus y minus 2 लिखा है शायद, इज इक्वल टू 8, दो बारी कांस्टेंट दिखाया, एंड 6x minus 2y minus 4 is equal to 0 have infinitely many solutions, have infinitely many solutions is, पहला आंसर है -12, पहला आंसर है 3, फिर है -3, फिर है 12, नहीं -12, और फिर है none of these। आपको दो इक्वेशनें दी हैं, px माइनस वाई इज इक्वल टू 8, px माइनस वाई इज इक्वल टू px माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 8, और दूसरा दिया है 6x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो इनफाइनाइटली सोल्यूशन p की कौन सी वैल्यू के लिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होते हैं, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर लेंगे इसका आंसर, a1/a2 आएगा p/6 b1/b2 आएगा -1/-2, ठीक है, इज इक्वल टू c1/c2। इसको इधर लाओ, ये बन जाएगा -10, और इसमें नीचे कितना है -4। इसमें दो कॉन्स्टेंट दिए हैं ना, तो राइट साइड वाले कॉन्स्टेंट को भी लेफ्ट में लाओ, -2 और -8 कितने हो गए, -10। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे तीनों बराबर होने चाहिए थे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे -1/2 तो ठीक है, ये इनकी रेशो तो आई नहीं, शायद ये हमने गलती से लिख दिया है, ये नहीं आएगा। यहाँ इस तरफ आएगा -8, ठीक है, ये इधर लाएंगे तो क्या आएगा -8 -8/-4, ठीक है। तब भी लेकिन हमारे पास कितना आ जाएगा, तब भी हमारे पास अच्छा यहाँ पे a1 है p और a2 है 6, b1 है -1 और b2 है -2। ओके, अब ठीक है, देखो ये दोनों, ये 1/2 आएगा, ये भी सॉरी, ये तो हमारे पास 2/1 बन रहा है, 2/1। 1 मिनट करके देख लेता हूँ ज़रा, अगर इन दोनों को सॉल्व करूँगा
माइनस 2p इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे फिर ये 3 आ जाएगा, p की वैल्यू कितनी आएगी 3 जब मैं इसको डालूंगा 3/6 बनेगा 1/2, यहाँ भी 1/2, इधर आगे भी 1/2 बनना चाहिए था। ठीक है, अगर ये -2 हम यहाँ पे रखते, -2 और यहाँ पे था 8, फिर हो जाता -10, -10/-4, तब भी नहीं आता ना। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास होना चाहिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ऐसे आंसर तो आ गया p इज इक्वल टू 3, बट यहाँ लास्ट में कुछ इसमें लिखने में गलती है, इनको क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ी है। px माइनस वाई यहाँ मैंने लिखा है, वहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं, शायद गलती से लिखा होगा px माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 6x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे क्या है कि p/6 आएगा -1/-2 के बराबर, और वो फिर c1/c2 के बराबर होना चाहिए ना, ये इधर जाके बनेगा -10/-4। तो यहाँ पे रेशो आ रही है 1/2, तो इधर पे भी 1/2, तीनों बराबर आने चाहिए ना। तो मैंने इधर करा हुआ था, यहाँ पे करा हुआ था मैंने, यहाँ पे 8 रखा था ना, 8 इधर जाके -8 करा था, तो रेशो तो फिर 2 हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए था 8 नीचे और 4 ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, मतलब यहाँ पे -8 होना चाहिए और यहाँ पे 4 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये इधर आके -4 बनेगा और इधर क्या है -8, तो रेशो हो जाएगी ना बराबर। यहाँ पे आएगी फिर -4 डिवाइडेड बाय -8। ठीक है, तो रेशो बनेगी बराबर। मैं आपको आगे इसका आंसर फिर से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ठीक कर दिया इस सवाल को। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। px माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 6x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाकी मैं चेक भी कर लूँगा इसको। px माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा रखा हमने 6x माइनस 2y माइनस 8 रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट और ये आ गया सेकंड। अब देखो a1/a2 करेंगे तो क्या आएगा p/6, b1/b2 करेंगे तो -1/-2, c1/c2 करेंगे, ये c1 इधर आएगा -4 और इधर है -8। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोला है, तो ये तीनों इक्वल होते हैं ना जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी रेशो करोगे, यहाँ -2 है, हाँ? ये बना 1/2, ये भी बनेगा 1/2। अब फिर से लिखो p/6 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पहले दो को बराबर करो, p/6 इज इक्वल टू 1/2, 2p इज इक्वल टू 6। ठीक है, p की वैल्यू आ गई 6/2, मतलब कितनी आ गई 3। मतलब अगर हम 3 डालेंगे इसमें तो बराबर आएगा। देखो 3 डालेंगे इसमें, 3 डालो तो क्या बनेगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 3 2s are 6 हो जाएगा ना, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। सो p इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ठीक करके दिख दिया, px माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 6x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे सोल्यूशन दिखाया। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, तो p/6 होना चाहिए, -1/-2 वो होना चाहिए -4/-8 के बराबर। तो देखो यहाँ पे ये दोनों बराबर निकले और यहाँ से p की वैल्यू 3 निकली, और 3 इधर डालोगे तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बहुत सारी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।